नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर सीजीपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को देखते हुए 10 क्वेश्चन फिर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन संविधान पर दे चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 भाग 3 से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास एवं उसका योगदान से संबंधित होगा। ये 10 क्वेश्चन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नहीं आप सबके लिए महत्वपूर्ण है और मेरे दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है भारत में मानव संसाधन के नियोजिता एवं उत्पादकता पर प्रकाश डाले। दूसरा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद का वर्णन करें। तीसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर टिप्पणी लिखिए। चौथा मुक्त विश्वविद्यालय क्या है। पांचवा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद का वर्णन करें। छठवां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां मानव संसाधन विकास में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भूमिका बताइए। सातवां पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई पर टिप्पणी लिखिए। नौवां है भारत में बालिकाओं के शिक्षा संबंधित मुद्दे पर प्रकाश डालिए। और 10वां है वंचित वर्ग से क्या तात्पर्य है, वंचित वर्गों के शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर प्रकाश डालिए। चलिए सिलसिलेवार एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता प्रकाश डालिए। मानव संसाधन क्या है? जनता। ये जनता ही, देश की जनता ही मानव संसाधन है। इस जनता का सदुपयोग करना, इस जनता को सही जगह सही लगाना और देश की आर्थिक उन्नति में इसका योगदान लेना, यही मानव संसाधन का मेन उद्देश्य है और यही मानव संसाधन है। उत्पादकता के स्तर में अभिनव सुधार ही मानव संसाधन विकास का विशिष्ट योगदान होता है। मानव पूंजी एक ऐसी घटक है जिसमें उत्पादन की क्षमता बढ़ती है तथा विनियोग के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। भारत देश के मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, इसके द्वारा विज्ञान, तकनीकी एवं नवीनतम यंत्र उपकरणों का बढ़ता हुआ प्रयोग संभव है, जिन्हें संचालित करने के लिए कुशलता एवं तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में तकनीकी एवं प्रबंध का ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। भारत देश में नवीनतम तकनीकों को अपना रहे हैं। इसके लिए आर्थिक कुशलता एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना पहली शर्त है। विकास के साथ साथ दृष्टिकोण परिवर्तन होता है। मानव संसाधन विकास के द्वारा दृष्टिकोण में आधुनिक बनाते हैं। चौथा है मानव संसाधन विश्लेषण आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जनशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह उपलब्ध मानव संसाधनों के द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं व संभावनाओं का परीक्षण करता है। पांचवा, मानव संसाधन विश्लेषण के द्वारा जनशक्ति में किए विनियोग के लिए नीति निर्धारण की जाती है, जिसके द्वारा राष्ट्र के सीमित संसाधनों का कुशलता के साथ उपयोग हो सके। इसके द्वारा मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निर्दिष्ट करना संभव होता है। मानव संसाधन विकास की मुख्य विधियों के द्वारा उन कुशलताओं व क्षमताओं के स्तरों के बारे में जाना जा सकता है जो उच्च प्रतिफल प्रदान करते हैं तथा आर्थिक विकास हेतु सहायक होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सीमित संसाधन के बेहतर प्रयोग की संभावना बढ़ती है। भारत जैसे देशों में यह देखा जाता है कि भौतिक पूंजी का अवशोषण क्षमता अल्प होता है, क्योंकि तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों, प्रशिक्षण, श्रम और प्रशासनिक कुशलताओं का अभाव होता है। इन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए जनशक्ति नियोजन किया जाना आवश्यक माना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ को ही देख लीजिए, यहाँ पर खनिजों का भंडार है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो पाता। हम जन आकांक्षाओं, मशीनों को, जनता को इस कार्य में नहीं लगा पाते और उसका पूर्णतः अवशोषण नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त माने जिस पर जो बना तो दिया जाता, बनाता तो सरकार ही है, लेकिन एक बार बना लेने पर उसमें स्वतंत्रता होती है उनको। ये किसी सरकारी दबाव पर काम नहीं करता। जिसका गठन सितंबर 1961 में किया गया। यह संस्थान स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख सलाहकारी निकाय है। यह मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। स्कूली शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य शिक्षण विभाग, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों का निकट सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों के लिए सभी विषयों में आदर्श पाठ्य पुस्तकों का भी निर्धारण करता है। इसकी विशेषता को अगर हम देख ले तो पहला है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा प्राथमिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र बाल विपदा राहत कोष अर्थात यूनिसेफ के सहयोग से प्रारंभ की गई नई
अनेक परियोजनाएं एवं राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजनाओं से संबंध गतिविधियों का संतुलन स्थापित करने और उनको प्रबोधित करने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद प्रथम से 12वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम विकसित करने के साथ ही उनकी पाठ्य पुस्तकें भी क्या करती है, तैयार करती है। और इसके द्वारा प्रतिवर्ष जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका शॉर्टकट है यूजीसी, केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यहाँ पर जितने विश्वविद्यालय हैं बिना यूजीसी की मान्यता का संचालित नहीं हो सकते। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता, अर्थात उनको सहायता भी देता है पैसे के रूप में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 केंद्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु में है। यह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET का भी आयोजन करता है जो प्रति 6 महीने में होता है, जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के में अध्यापकों की नियुक्ति होती है। एक और आता मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, अर्थात जो दूर दराज में रहते हैं और जो नहीं दे सकते, रोज विश्वविद्यालय नहीं आ सकते, उनके लिए ऐसे विश्वविद्यालय भारत, UK एवं अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश नामांकन की नीति खुली एवं शिथिल होती है, अर्थात विद्यार्थियों के अधिकांश स्नातक स्तर के प्रोग्राम में प्रवेश देने के लिए अनेक पूर्व शैक्षणिक योग्यता की जरूरत का बंधन नहीं लगाया जाता। भारत में 14 खुले विश्वविद्यालय तथा 75 नियमित विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति नई कई श्रेणियों के लिए शिक्षार्थियों के विशेष रूप से, जैसे किनके लिए है, जो देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए है, निजी व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, जो व्यक्ति निजी घर के पास नहीं है उनके लिए है, जो सेवारत व्यक्ति मैंने सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में जो कॉलेज नहीं जा सकते उनके लिए है, अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने के इच्छुक व्यक्ति जिनका उम्र हो गया है तो वो ऐसे व्यक्ति जो शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा है मुक्त विश्वविद्यालय। एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद का वर्णन कीजिए। मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के मद्देनजर मौजूदा नियामक संस्थानों राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी NSTA को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग NCVT की स्थापना को मंजूरी दी है, अर्थात दो जो संस्था है उनको मिलाकर एक संस्था का निर्माण किया गया है। NCVT दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह के व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को काम में लगे निकायों के कामकाज को नियमित करेगा तथा इन निकायों के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक तैयार करेगा। NCVT द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अगर इनके कार्यों को देख लिया जाए तो निर्णायक निकायों, मूल्यांकन निकायों, कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं को मान्यता तथा उनका नियमन करना, निर्णायक निकायों और क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित पात्रताओं को मंजूरी देना, निर्णायक निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के जरिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं को अप्रत्यक्ष नियमन करना और अनुसंधान एवं सूचना प्रसार से संबंधित शिकायत का निवारण करना इसका मुख्य कार्य है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्वायत्तशासी संस्था। पहले बता दिया, स्वायत्तशासी राजनीतिक जो दबाव होता है उससे अलग होता है, इस पर राजनीतिक दबाव नहीं लगाया जा सकता। 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम जो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतवर्ष में बागवानी, मत्स्यिकी, पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान, प्रबंधन और शिक्षा के लिए परिषद सर्वोच्च निकाय है। देश भर में फैले 101 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 71 कृषि विश्वविद्यालयों सहित यह विश्व में सर्वाधिक विस्तृत राष्ट्रीय कृषि पद्धति है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में हरित क्रांति लाने,
उसके द्वारा कृषि में निरंतर विकास में अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें वर्ष 1951 से 2014 में खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुना, बागवानी फसलें 9.5 गुना, मत्स्य उत्पादन 12.5 गुना, दूध में 7.8 गुना और अंडा उत्पादन में 38 गुना बढ़ा है। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। कृषि में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ाने के में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में यह अद्यतन क्षेत्रों में संलग्न है और उनके वैज्ञानिक अपने क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में, तो मानव संसाधन विकास में शिक्षा प्रशिक्षण की भूमिका बताइए। तो मानव संसाधन विकास शिक्षा प्रशिक्षण की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आजकल के डेट में शिक्षा प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक देश के श्रम शक्ति की गतिशीलता उत्पादकता में सुधार हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और रोजगार के बेहतर अवसर को प्राप्त करने के लिए कुशलता उत्पन्न करती है। हमारे यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कहा था, अगर कोई मजदूर है वो शिक्षित मजदूर है तो अनपढ़ मजदूर की अपेक्षा शिक्षित मजदूर ज़्यादा बेहतर कार्य करते हैं। इसलिए शिक्षा की इंपॉर्टेंस उन्होंने सबसे पहले देश के सामने, विश्व के सामने रखा, इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मानव शक्ति नियोजन के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कई उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। विभिन्न व्यवसायों के लिए सामान्य विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम, सफ़ेद पोस्ट नौकरियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण। सफ़ेद पोस्ट में ये सब नहीं आते, मजदूर लोग नहीं आते। ये जो आशुलिपि है, डिप्टी कलेक्टर है, कलेक्टर है, प्रयोगशाला सहायक है, तकनीशियन, हेल्पर, ये सब सफ़ेद पोस्ट नौकरियां कहलाती है। ये सब के लिए क्या कहते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। बदलती हुई रोजगार आवश्यकताओं का अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करता है। व्यवसाय प्रशिक्षण सुविधा वृद्धि के साथ ही उच्च स्तरों की जानकारी देने वाले कार्यक्रम अपनाता है। नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण की विशेष सुविधा देता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा समाज में निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। तो अगर लाभ को देखा जाए तो पहला, शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के साथ ही उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। पढ़े लिखे परिवारों में कार्य के प्रति दृष्टिकोण धनात्मक रूप से बदलता है। शिक्षा के द्वारा एक विकास करती अर्थव्यवस्था को प्रशिक्षित जनशक्ति प्राप्त होती है। शिक्षा संभावित क्षमताओं एवं सृजन की प्रक्रिया को क्या करती, बढ़ाती है। ऐसे वातावरण निर्मित होती है जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में खोज व नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन दे। शिक्षा सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देती है। कल्याण की भावना में प्रेरित हो स्वैच्छिक रूप से कार्यरत रहने के दृष्टिकोण को उपजता है। शिक्षा राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखने में प्रेरक भूमिका प्रस्तुत करती है। शिक्षित जनमानस एक सुदृढ़ एवं स्थायी नेतृत्व के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति जागरूक बनाती है। आपने देखा होगा, जब भी राजनीतिक पार्टियां, जब भी चुनाव होती है तो गाँव जादा जाती है, अशिक्षित व्यक्तियों को ज़्यादा जोड़ती है। इनको केवल छोटे से प्रलोभन देकर, थोड़ा सा मदिरा, थोड़ा सा पैसे देकर वोट खरीदा जा सकता। इनका नतीजा इनको 5 साल तक भुगतना पड़ता है। इनको नहीं, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। गलत लोगों को चुना जाएगा तो गलत नतीजा हमको सामने देखने को मिलता है। इसलिए शिक्षा का तो बहुत महत्व हो जाता है। अब पॉलिटेक्निक एवं ITI पर टिप्पणी लिखिए। एक क्वेश्चन बन सकता है, भाई पॉलिटेक्निक और ITI पर टिप्पणी लिखिए। तो पॉलिटेक्निक समान रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, पोली और टेक्निक। पोली का मतलब होता है बहु, यानी बहुत सारे। टेक्निक का मतलब आपको कला या फिर प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना। तो ये कलाओं का संस्था है या फिर कहे कॉलेज, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप जागे और फील्ड में जॉब कर सके। पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है जिसमें 10वीं पास करने के बाद या 12वीं पास करने के बाद आप वहां पर प्रवेश पा सकते हैं, कोर्स में मदद कर सकते हैं। इस फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर ऐसे भी इंजीनियर फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस कितने साल का, तो 3 साल का है। वैसे ITI की बात करें तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI पॉलिटेक्निक की तरह एक संस्थान है जहां पर आप किसी विशेष संबंधी डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ITI और पॉलिटेक्निक में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पॉलिटेक्निक सभी डिप्लोमा लगभग 3 साल में पूरे होते हैं। भाई ITI में 6 महीने से लेकर 2 साल तक के डिप्लोमा होता है। माने ये शॉर्ट है, 6 महीने में हो जाता है। इनको 3 साल लग जाते हैं। 6 से 1 साल तक लग जाएगा ITI में। इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, अभी 10वीं कर दिया गया है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में बालिकाओं के शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर प्रकाश डालिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 58.64 करोड़ महिला आबादी है। 121 करोड़ आबादी में लगभग 58 करोड़ आबादी महिलाओं की है, जिसमें बालिका लिका सब जाते हैं। इसमें मात्र 65.46% महिलाएं ही साक्षर थी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में आज लगभग 20.24 करोड़ महिलाएं क्या है, निरक्षर है। इस निम्न स्तर साक्षरता का नकारात्मक सिर्फ महिलाओं के जीवन स्तर पर ही नहीं अपितु उनके परिवार और देश के आर्थिक विकास पर ही पड़ा है। अध्ययन से यह पता चलता है कि निरक्षर महिलाओं में समानता उच्च मातृत्व दर, मृत्यु दर, निम्न पोषण स्तर, न्यून आय अर्जन क्षमता और परिवार में उन्हें बहुत से कम स्वायत्तता प्राप्त होती है। गांव साइड आप देखिए, एक एक महिला के बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों की लाइन लगी होती है। इनको बच्चे ज़्यादा होंगे तो माँ का भी शरीर खराब होता है, बच्चे का भी शरीर खराब होता है। कम पढ़े लिखे होने के कारण पोषण का भी प्रॉब्लम होता है और यहाँ तक कि दबे रहते हैं, या तो पति के तले दबे रहेंगे या तो पिता के तले दबे होंगे। इनमें स्वायत्तता नहीं हो पाती। महिलाओं में निरंतरता और नकारात्मक प्रभाव उसके बच्चों के स्वास्थ्य एवं रहन सहन पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा हमारे भारतीय महिलाएं सबके खाने के बाद उसको जूठन खाती, मैंने चुपचाप जो बचा खुचा खाएगी। अरे भाई, आपको पौष्टिक आहार की जरूरत है, उनको नहीं। आप ज़्यादा काम करते हैं तो ये चीज़ शिक्षा के द्वारा ही आप में आ सकती है। उदाहरण के लिए हाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर में माताओं का शैक्षणिक स्तर का गहरा संबंध है। इनके अतिरिक्त शिक्षित जनसंख्या कमी से देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। एक और आता है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, मेरे लिए से इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वंचित वर्ग से क्या तात्पर्य है? वंचित वर्गों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे पर प्रकाश डालिए। भारत में सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाता है। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इस श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। तो वंचित वर्ग के शैक्षिक विकास की बात किया जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार जहां देश में कुल साक्षरता का दर लगभग 74.04% है, वहीं अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.10% है। इसकी तुलना में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता बहुत कम है और विरोधाभास भी है, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जनजातियों की साक्षरता दर मध्य एवं दक्षिण क्षेत्रों से कहीं अधिक है। आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, वहाँ पर पूरा आदिवासी जनसंख्या, लेकिन उनकी साक्षरता दर 90 से 91% है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम मध्य में आ जाइए या छत्तीसगढ़ में आ जाइए, यहाँ की साक्षरता दर बहुत कम है। फिर दक्षिण चले जाइए जहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर फिर साक्षरता बढ़ जाता है। तो इनमें बड़ा साक्षरता में विरोधाभास देखने को मिलता है। वंचित वर्गों का अन्य सामाजिक आर्थिक पक्षों की भांति शिक्षा की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। जनजातियों के शैक्षणिक स्थिति संबंधी अध्ययन से स्पष्ट है कि जनजातीय समुदाय कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन होते हैं। अध्ययन से प्राप्त तथ्य दर्शाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अन्य वर्गों की तुलना में कहीं अधिक है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो वंचित वर्गों की निरक्षरता जीवन में गुणवत्ता को प्रभावित करती है। महिलाओं में निरक्षरता प्रतिशत और भी अधिक होता है। इन परिवारों में परंपरागत तरीकों से जीवन यापन करते हुए पाया गया। आज भी हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, वही जो एकड़ खेत, 2 एकड़ 3 एकड़ खेत में वही पुरानी पद्धति से जीवन यापन करते हैं, केवल उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं और बैठे रह जाते हैं। तो ये चीज़ें पाया जाता है निरक्षरता का। महाविद्यालय शिक्षा का प्रतिशत तो बहुत ही कम है। गरीब अशिक्षा का मुख्य कारण है गरीबी, और तथा शिक्षा के अभाव के कारण अन्य सामाजिक राजनीतिक चेतना में भी इनमें कमी आती है। बच्चे स्कूल ना भेजने के कारण क्यों नहीं जाते बच्चे स्कूल? अगर देखें तो जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों के विद्यालय नहीं जाने का कारण मुख्य रूप से लड़कियों का जानवर चराना, चारा लकड़ी इकट्ठा करना, एक घरेलू कार्य में संलग्न होना एक मुख्य कारण हो जाता है। शिक्षा सुविधा का निवासरत ग्राम से उपलब्ध न होना, आसपास गांव से दूर शिक्षालय होना, जिसके कारण नहीं जा पाते। गरीबी तो एक मुख्य कारण है। शिक्षा का लाभ से अनभिज्ञ, इन लोग नहीं जानते कि शिक्षा का लाभ, अगर पढ़ लिख के क्या करेगा, कि गैया ही चराएगा, ऐसे ही भावना हो जाती, नहीं कर पाते, शिक्षा में नहीं लेते हैं। बच्चों के शिक्षक प्रति अरुचि है, माने उन लोग सब खेल में निपटा देते हैं पूरा समय, और शिक्षा में प्रति रुचि नहीं है। और बच्चों के पढ़ने से घर और खेती कार्य क्या होता है, प्रभावित होता है। बच्चे अगर स्कूल चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? हमने देखा है कि माँ चली गई बूता करने, पिता चला गया बूता करने, एक छोटी सी बच्ची अपने बच्चे, छोटे से एक और बच्चे को संभाले हुई है, वो स्कूल चले जाएगी तो बच्चा कौन संभालेगा? माने यही चीज़ें कारण यहाँ पर ये नहीं हो पाता।
यहाँ पर मेरे को एक कमेंट्स मिला था कि इतने कम समय में सर हम लोग कैसे तैयारी करें। तो मेरा जहाँ तक सजेशन है, मैं अगर समझता तो आप लोग टाइम टेबल बनाइए। अगर मेरे हिसाब से अगर 40 दिन 41 दिन बचा है तो उसको यार भाग में बांट दीजिए। माने अगर मैं बात करूँ तो प्रत्येक सब्जेक्ट को अगर 3-3 दिन आप लोग देखते हैं, 3 दिन करके देखते हैं, तो 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21 दिन में एक बार एक पलट जाएगा। फिर 2-2 दिन देखिए तो 7 दूनी 14 दिन में दूसरा रिवाइज हो जाएगा और बचा समय का फिर आप लोग उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से जिस पर एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन 7 लकड़ी आपको पकड़ा दिया जाए उसको तोड़ने को बोलूँ तो मुश्किल हो जाता है। एक साथ सभी को देखोगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगी, एक एक सब्जेक्ट को अगर निपटाओगे तो आपको सरलता होगी। मेरा ये गाइडेंस है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।